अध्याय 21 हरमाइनी का रहस्य। बहुत सदमे वाली घटना थी, बहुत ही सदमे वाली। कमाल ही हो गया कि उनमें से कोई भी नहीं मरा। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं सुनी। किस्मत अच्छी थी स्नेप कि तुम वहां थे। धन्यवाद मंत्री जी। तुम्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन सेकंड क्लास तो मिलना तय है, और अगर मेरी बात मान ली गई तो फर्स्ट क्लास भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा घाव है, शायद घाव ब्लैक ने दिया होगा, है ना? सच कहूं मंत्री जी तो यह पॉटर, वीजली और ग्रेंजर की वजह से हुआ है। नहीं, ब्लैक ने उन पर जादू कर दिया था। मैं यह बात तत्काल समझ गया। उनकी हरकतों को देखकर लगता था कि उन पर बुद्धिहरण सम्मोहन का प्रयोग किया गया था। वे सोच रहे होंगे कि ब्लैक के बेकसूर होने की संभावना थी। वे अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। दूसरी तरफ उनके दखल देने के कारण ब्लैक बचकर भाग सकता था। उन्हें लग रहा था कि ब्लैक को अकेले ही पकड़ सकते हैं। उन्हें पहले भी बहुत ढील दी जा चुकी है। मुझे डर है कि इससे उन्हें खुद पर ज्यादा घमंड हो गया है, और जाहिर है हेडमास्टर ने पॉटर को हमेशा बहुत ज्यादा छूट दी है। देखो स्टेप, हैरी पॉटर के मामले में जहां तक उसका सवाल है, हम सब उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसा करना उसके लिए अच्छा है कि उसके साथ इतना खास व्यवहार किया जाए? व्यक्तिगत रूप से मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि उसके साथ भी बाकी विद्यार्थियों जैसा ही व्यवहार करूँ। अगर कोई दूसरा विद्यार्थी इतनी बड़ी गलती करता तो उसे कम से कम इस बात के लिए स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता, क्योंकि वह अपने मित्रों को इतने बड़े जोखिम में डाल रहा था। जाहिर है, जरा सोचिए बत्री जी, वह स्कूल के सभी नियमों को तोड़कर उसकी सुरक्षा के लिए रखी गई तमाम सावधानियों को ताक पर रखकर रात को स्कूल से बाहर एक नरभेड़िया खूनी के साथ था। और मुझे तो इस बात पर भी यकीन है कि वो बिना इजाजत के हॉग्समीड में भी गया था। हाँ हाँ, हम इस बारे में देखेंगे स्नेप, हम इस बारे में देखेंगे। वो लड़का निश्चित रूप से थोड़ा बेवकूफ तो है। हैरी अपनी आंखें कसकर बंद करके सुन रहा था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसके कानों में जाने वाले शब्द उसके दिमाग तक बहुत धीमे पहुंच रहे थे। इसी वजह से उसे पूरी बात समझने में मुश्किल आ रही थी। उसे अपने शरीर का हर अंग भारी लग रहा था। पलकें भी इतनी भारी लग रही थी कि उन्हें उठाना मुश्किल था। वह हमेशा इस आरामदेह बिस्तर पर लेटे रहना चाहता था। दम पिशाच के व्यवहार से मैं सबसे ज्यादा हैरान हूँ स्नेप। तुम्हें सचमुच ये नहीं मालूम कि वे लोग लौट क्यों गए? नहीं मंत्री जी, जब तक मैंने स्थिति संभाली तब तक वे प्रवेश द्वार पर अपनी जगह पर वापस पहुंच चुके थे। बड़ी अजीब बात है। और इसके बावजूद ब्लैक, हैरी और वो लड़की, जब मैं उनके पास पहुंचा तो वे सब बेहोश थे। मैंने ब्लैक को रस्सियों से बांधा और उसका मुंह बंद किया। फिर मैंने जादू से स्ट्रेचर उत्पन्न किया और उन सभी को सीधे महल में लेकर आया। एक पल के लिए खामोशी छा गई। हैरी का दिमाग अब पहले से ज्यादा तेजी से चल रहा था। तत्काल उसे लगा जैसे उसके दिल पर कोई बोझ है। उसने अपनी आंखें खोली। हर चीज थोड़ी धुंधली दिख रही थी। किसी ने उसका चश्मा हटा दिया था। वो अस्पताल के जिस हिस्से में था वहां पर अंधेरा था। उसने देखा कि मैडम पॉम्फ्री वार्ड के दूसरे कोने में उसकी तरफ पीठ करके एक बिस्तर पर झुकी हुई थी। हैरी ने घूरा। मैडम पॉम्फ्री के हाथ के नीचे रॉन के लाल बाल दिख रहे थे। हैरी ने अपना सिर तकिए पर तिरछा किया। उसकी दाईं तरफ वाले बिस्तर पर हरमाइनी लेटी थी। चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। उसकी आंखें भी खुली हुई थी। वह स्थिर लेटी थी, लेकिन जब उसने देखा कि हैरी होश में आ गया है तो उसने अपने होठों पर उंगली रखकर वार्ड के दरवाजे की तरफ इशारा किया। आधे खुले दरवाजे के बाहर वाले गलियारे से कॉर्नेलियस फज और स्नेप की आवाजें आ रही थीं। मैडम पॉम्फ्री तेजी से हैरी के बिस्तर तक आई। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। वे चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर ला रही थीं। हैरी ने आज तक चॉकलेट का इससे बड़ा टुकड़ा नहीं देखा था। वो किसी बड़े पत्थर की तरह दिख रहा था। अच्छा, तो तुम जाग गए, उन्होंने तेजी से कहा। फिर उन्होंने चॉकलेट हैरी के बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी और उसे हथौड़ी से तोड़ने लगी। रॉन कैसा है? हैरी और हरमाइनी ने एक साथ पूछा। उसकी जान बच गई है, मैडम पॉम्फ्री ने गंभीरता से कहा। जहां तक तुम दोनों का सवाल है, तुम यहीं पर रहोगे जब तक कि मुझे यह तसल्ली ना हो जाए कि तुम पूरी तरह से। पॉटर, तुम क्या कर रहे हो? हैरी बैठकर अपना चश्मा पहन रहा था और अपनी छड़ी उठा रहा था। उसने कहा, मुझे हेडमास्टर से मिलने जाना है। पॉटर, मैडम पॉम्फ्री ने पुचकारते हुए कहा। सब कुछ ठीक है। ब्लैक पकड़ा जा चुका है। उसे ऊपर की मंजिल पर कैद कर दिया गया है। तब पिशाच उसका चुम्बन लेने के लिए बस आने ही वाले होंगे। क्या? हैरी अपने बिस्तर से कूद गया। हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हैरी की आवाज बाहर गलियारे में भी पहुंच गई थी। अगले ही पल कॉर्नेलियस फज और स्नेप वार्ड में दाखिल हुए। हैरी, यह क्या? फज ने विचलित दिखते हुए कहा। तुम्हें तो बिस्तर पर होना चाहिए। क्या इसने चॉकलेट खा ली है? उन्होंने चिंता भरी आवाज में मैडम पॉम्फ्री से पूछा।
मंत्री जी मेहरबानी करके सुने, हैरी बोला। सीरियस ब्लैक बेकसूर है। पीटर पेटिग्रू ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। हमने उसे आज रात को देखा था। आप दम पिशाचों से सीरियस को चुंबन नहीं दिलवा सकते, वह बेकसूर है। लेकिन फज अपना सिर हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी, हैरी, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम बहुत भयानक सदमे से उबर रहे हो। लेट जाओ, हमने अब हर चीज ठीक कर ली है। नहीं, यह सच नहीं है, हैरी चीखा। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मंत्री जी मेहरबानी करके हमारी बात सुने, हरमाइनी ने कहा। वह भी तेजी से हैरी के पास आ गई थी और विनती भरी निगाह से फज को देख रही थी। मैंने भी उसे देखा था, वह रॉन का चूहा था। पेटिग्रू एक इच्छाधारी नरपशु था और देखा मंत्री जी, स्नेप ने कहा, दोनों ही बुद्धिहरण समूह के शिकार है। ब्लैक ने इन पर काफी अच्छा जादू किया है, हैरी ने गरजते हुए कहा। हम लोगों की बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी, प्रोफेसर, मैडम पॉम्फ्री गुस्से से बोली, मैं आप लोगों को यह आग्रह करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। पॉटर मेरा मरीज है, आप उसे परेशान न करें। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं तो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ था, हैरी ने तैश में आते हुए कहा। लेकिन वे सुनते ही नहीं। लेकिन मैडम पॉम्फ्री ने अचानक हैरी के मुंह में चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा ठूंस दिया। उसका मुंह बंद हो गया और मैडम पॉम्फ्री ने मौके का फायदा उठाकर फिर से उसे बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब मेहरबानी करके मंत्री जी, इन बच्चों को आराम करने की जरूरत है। मेहरबानी करके यहाँ से जाएं। दरवाजा एक बार फिर खुला। अब डंबलडोर अंदर आ गए थे। हैरी ने अपने मुंह में भरी चॉकलेट बड़ी मुश्किल से निगली और दोबारा उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर डंबलडोर, सीरियस ब्लैक। भगवान के लिए, मैडम पॉम्फ्री ने खींचते हुए कहा, यह अस्पताल है या नहीं? हेडमास्टर, मैं जोर देकर कहती हूँ। माफ करना पॉपी, लेकिन मुझे पॉटर और ग्रेंजर से कुछ बातें करनी है, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। मैं अभी सीरियस ब्लैक से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है उसने आपको भी वही परिकथा सुनाई होगी जो उसने पॉटर के दिमाग में डाली है, स्नेप ने थूक उड़ाते हुए कहा। चूहे वाली कहानी और पेटिग्रू के जिंदा होने की बात। ब्लैक ने सचमुच यही कहानी सुनाई थी, डंबलडोर बोले। उन्होंने अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे से स्नेप को गौर से देखा। और क्या मेरी गवाही की कोई कीमत नहीं है? स्नेप गरजे। पीटर पेटिग्रू चीखती हवेली में नहीं था, न ही वह मुझे मैदान में दिखा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपके होश उड़ गए थे प्रोफेसर, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। आप सही समय पर नहीं आ पाए थे। मिस ग्रेंजर, अपना गंदा मुंह बंद रखो। स्नेप, जरा संभल कर, फज ने हैरानी से कहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। डंबलडोर अचानक बोले, मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कॉर्नेलियस, सेवरस, पॉपी, मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो। हेडमास्टर, मैडम पॉम्फ्री तुरंत बोली, इन्हें इलाज की जरूरत है, इन्हें आराम की जरूरत है, डंबलडोर ने कहा। ऐसा करना जरूरी है, मैं इस पर जोर देता हूँ। मैडम पॉम्फ्री अपने होंठ सिकोड़कर वार्ड के सिरे पर बने अपने ऑफिस में चली गई और जाते जाते उन्होंने अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। फज ने अपने वेस्टकोट से लटकती बड़ी सुनहरी घड़ी को देखा। दम पिशा जब आने ही वाले होंगे, वे बोले। मैं जाकर उनसे मिलता हूँ डंबलडोर, मैं तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर मिलूंगा। फज दरवाजे की तरफ बढ़े और स्नेप के लिए दरवाजा खोलकर खड़े हो गए, लेकिन स्नेप हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी ब्लैक की कहानी पर यकीन हो गया है? स्नेप फुसफुसाए। उनकी निगाहें डंबलडोर के चेहरे पर टिकी थीं। मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, डंबलडोर ने दोहराया। स्नेप ने डंबलडोर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, सीरियस ब्लैक ने 16 साल की उम्र में ही यह दिखा दिया था कि वो खून करने में सक्षम है। आप यह बात भूले तो नहीं है हेडमास्टर? आप यह भूले तो नहीं है उसने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी? डंबलडोर ने धीरे से कहा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सेवरस। स्नेप पलटकर दरवाजे के बाहर चले गए, जिसे फज ने अब भी खोल रखा था। दरवाजा बंद होते ही डंबलडोर हैरी और हरमाइनी की तरफ मुड़े। दोनों ही उसी समय एक साथ बोलने लगे। प्रोफेसर, ब्लैक की बात सच है, हमने पेटिग्रू को देखा था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन नरभेड़िया बन गया तो वो भाग निकला। वह एक चूहा है। पेटिग्रू ने अपना अगला पंजा, मेरा मतलब है अपनी उंगली, काट ली थी। पेटिग्रू ने रॉन पर हमला किया था, सीरियस दोषी नहीं था। लेकिन डंबलडोर ने उनकी बातों की बाढ़ को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। अब तुम सुनो, और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि बीच में मत बोलना, क्योंकि समय बहुत कम है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारे अलावा ब्लैक की कहानी की सच्चाई का एक भी सबूत नहीं है, और 13 साल के 2 बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सड़क पर मौजूद बहुत से गवाहों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने सीरियस को पेटिग्रू का खून करते देखा था। मैंने खुद मंत्रालय के सामने गवाही दी थी कि सीरियस पॉटर दंपति का रहस्य रक्षक था। हैरी खुद को नहीं रोक पाया, उसके मुंह से अचानक निकल गया, प्रोफेसर ल्यूपिन आपको बता सकते हैं।
लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन इस समय जंगल की गहराइयों में है और किसी को कुछ नहीं बता सकते। जब तक वे दोबारा इंसान बनेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और सीरियस की हालत मुर्दे से भी बदतर होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जादूगर नर भेड़ियों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कही बात का कोई खास महत्व नहीं होगा। इसके अलावा वे और सीरियस पुराने दोस्त भी हैं। लेकिन मेरी बात सुनो हैरी, अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें समझ लेना चाहिए कि प्रोफेसर स्नेप घटनाओं का जो विश्लेषण बता रहे हैं वो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय है। वे सीरियस से नफरत करते हैं, हरमाइनी ने हताशा में कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीरियस ने उनके साथ एक मूर्खतापूर्ण मजाक किया था। सीरियस ने भी बेकसूर आदमी जैसा व्यवहार नहीं किया है। मोटी औरत पर हमला करना, गुरुद्वार के टावर में चाकू लेकर घुसना, जब तक पेटिग्रू जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता तब तक सीरियस की सजा बदलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप तो हमारी बात पर यकीन करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, डंबलडोर ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन मुझ में यह शक्ति नहीं है कि मैं दूसरों को सच्चाई मानने पर मजबूर कर दूं या मंत्री जी के फैसले को उलट दूं। हैरी ने उनके गंभीर चेहरे को घूरा। उसे लगा जैसे उसके बीच की जमीन तेजी से खिसक रही थी। वो हमेशा यही सोचता था कि डंबलडोर हर समस्या को सुलझा सकते हैं। उसे आशा था कि डंबलडोर हवा में से किसी आश्चर्यजनक समाधान को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। डंबलडोर की हल्की नीली आंखें अब हैरी के बजाय हरमाइनी पर टिक गई थीं। उन्होंने धीमे से कहा, हमें जिस चीज की जरूरत है वह है थोड़ा समय। परंतु हरमाइनी ने बोलना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल गईं। ओह, अब ध्यान से सुनो, डंबलडोर ने बहुत धीरे लेकिन बहुत साफ बोलते हुए कहा। सीरियस प्रोफेसर फ्लिटविक के ऑफिस में 7वीं मंजिल पर एक कमरे में कैद है, पश्चिमी मीनार की दाहिनी तरफ से 13वीं खिड़की। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आज रात को तुम एक से ज्यादा बेकसूर जाने बचा लोगे, लेकिन तुम दोनों ही ये याद रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। मिस ग्रेंजर, तुम नियम जानती हो, तुम जानती हो ये काम कैसे करना है, कोई तुम्हें देख न पाए। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन बातों का क्या मतलब था। डंबलडोर पलटे और दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा। मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ। इस समय उन्होंने अपनी घड़ी देखी। 12 बजने में 5 मिनट कम है। मिस ग्रेंजर, 3 बार चाबी घुमाने से काम हो जाना चाहिए। गुड लक। गुड लक, हैरी ने दोहराया। जब डंबलडोर ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया, 3 बार चाबी घुमाना, वे क्या बोल गए? हमें आखिर करना क्या है? लेकिन हरमाइनी अपने दुशाले के नीचे गले में कुछ खोज रही थी। उसने वहां से एक बहुत लंबी और सुंदर सोने की चेन निकाली। हैरी, यहाँ आओ, उसने बेचैन होकर कहा। जल्दी। पूरी तरह आश्चर्यचकित हैरी उसकी तरफ बढ़ा। हरमाइनी चेन को फैलाकर खड़ी थी। हैरी ने देखा कि उस चेन से एक छोटी चमकदार घड़ी लटक रही थी। यहाँ, हरमाइनी ने चेन उसके गले में भी डाल दी। तैयार हो? उसने सांस रोककर पूछा। हम क्या कर रहे हैं? हैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हरमाइनी ने घड़ी की चाबी 3 बार घुमाई। अंधेरे में डूबा वार्ड घूमने लगा। हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ उड़ रहा हो। रंगों और आकारों का भवंडर उसके पास से गुजर रहा था। उसके कानों पर हथौड़े बज रहे थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही आवाज नहीं सुन पाया। और फिर उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। अब हर चीज साफ दिखने लगी। वह खाली प्रवेश हॉल में हरमाइनी के पास खड़ा था और सूरज की सुनहरी रोशनी सामने वाले खुले हुए दरवाजे से आकर फर्श पर पड़ रही थी। उसने हरमाइनी की तरफ देखा। घड़ी की चेन उसके गले में चुभ रही थी। हरमाइनी, क्या? यहाँ अंदर आ जाओ। हरमाइनी ने हैरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर हॉल के उस पार झाड़ू वाली अलमारी के दरवाजे तक ले गई। उसने अलमारी खोलकर हैरी को बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच में धकेल दिया। फिर वह भी उसके पीछे अंदर आई और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। क्या? कैसे? हरमाइनी, क्या हुआ? हम पीछे अतीत में पहुंच गए हैं, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा और हैरी के गले से चेन उतार ली। हम 3 घंटे पीछे पहुंच गए हैं। हैरी ने अपने पैर में जमकर चिमटी काटी। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, इसलिए इस बात की संभावना नहीं थी कि वो बहुत अजीब सपना देख रहा था। लेकिन सुनो, कोई आ रहा है। मुझे लगता है कि हम ही आ रहे होंगे। हरमाइनी ने अपने कान अलमारी में दरवाजे में लगा लिए। हॉल के पार कदमों की आहट। हाँ, मुझे लगता है हम हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे हैं। क्या तुम यह कह रही हो? हैरी फुसफुसाया। क्या हम इस अलमारी में भी हैं और हम वहां बाहर भी हैं? हाँ, हरमाइनी बोली। उसका कान अब भी दरवाजे से टिका हुआ था। मुझे यकीन है कि हम ही हैं। 3 लोगों से ज्यादा की आवाजें नहीं लगती हैं और हम इसलिए धीमे चल रहे हैं क्योंकि हमने अदृश्य चोगा ओढ़ रखा है। वह रुक गई और पूरे ध्यान से सुनने लगी। हम सामने वाली सीढ़ियों से उतर गए हैं। हरमाइनी एक उल्टी पाल्टी पर बैठ गई और बुरी तरह तनाव में दिखने लगी। हैरी कुछ सवालों के जवाब चाहता था। तुम्हें यह घड़ी जैसी चीज कहाँ से मिली? इसे काल परिवर्तक कहते हैं,
हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। और जब मैं इस साल यहाँ आई थी तब पहले दिन ही प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे ये दे दी थी। मैंने अपनी सभी क्लासों में जाने के लिए इसे पूरे साल इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जादू मंत्रालय से इसे मंगवाने के लिए उन्हें बहुत पत्र लिखने पड़े। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मैं आदर्श विद्यार्थी हूँ और मैं इसका इस्तेमाल पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज़ में कभी नहीं करूँगी। मैं इसकी चाबी घुमाकर पिछली क्लासों में चली जाती थी और इस तरह कई क्लासों में एक साथ पढ़ लेती थी। लेकिन हैरी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि डंबलडोर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमें 3 घंटे पीछे जाने के लिए क्यों कहा? इससे सीरियस को मदद कैसे मिलेगी? हैरी ने उसके परेशान चेहरे को देखा। इस समय कोई ऐसी चीज हुई होगी जो वे हमसे बदलवाना चाहते होंगे। उसने धीमे से कहा, क्या हुआ था? हम 3 घंटे पहले हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे थे। हम 3 घंटे पहले के समय में पहुंच चुके हैं और हम हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे हैं, हरमाइनी ने कहा। हमने अभी अपने जाने की आवाजें सुनी हैं। हैरी की भौहें तन गई। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। डंबलडोर ने भी कहा था हम एक से ज्यादा बेकसूर जाने बचा सकते हैं। और फिर उसे मतलब समझ में आ गया। हरमाइनी, हम बग्बी को बचाने जा रहे हैं, लेकिन इससे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? डंबलडोर ने कहा था उन्होंने हमें अभी बताया था कि खिड़की कहाँ पर है। फ्लिटविक के ऑफिस की खिड़की, जहाँ सीरियस बंद है। हमें बग्बीक पर सवारी करके उस खिड़की तक उड़कर पहुंचना है और सीरियस को बचाना है। और सीरियस बग्बीक पर सवार होकर यहाँ से निकल सकता है। वे एक साथ यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। हैरी को हरमाइनी का जितना चेहरा दिखा वो बहुत दहशत में दिख रही थी। अगर हम बिना किसी को दिखे या काम कर पाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? हैरी ने कहा। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने अपना कान अलमारी के दरवाजे से लगाया। कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है बाहर कोई नहीं है। आओ चलते हैं। हैरी ने धक्का देकर अलमारी का दरवाजा खोला। प्रवेश हॉल में कोई नहीं था। वे लोग बिना आवाज की अलमारी से बाहर भागे और पत्थर की सीढ़ियां उतर गए। छायाएं लंबी हो रही थी। अंधेरे जंगल के पेड़ों के झुरमुट सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अगर कोई खिड़की से बाहर झांक रहा हो, हरमाइनी चीखी और पीछे महल की तरफ देखने लगी। हम दौड़ लगाते हैं, हैरी ने संकल्प के साथ कहा। सीधे जंगल में चलते हैं। ठीक है, हम किसी पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम ग्रीन हाउस के पास से घूम कर चलेंगे, हरमाइनी ने हफ्ते हुए कहा। हमें हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे में नजर नहीं आना चाहिए, वरना हम खुद को देख लेंगे। हम अब तक हैग्रिड के घर के पास पहुंच गए होंगे। हरमाइनी की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए हैरी ने दौड़ लगा दी। हरमाइनी उसके पीछे भाग रही थी। वे सब्जियों के बगीचे को पार करके ग्रीन हाउसों के पास पहुंचे। एक पल रुके और फिर लड़ाकू पेड़ का चक्कर लगाते हुए जंगल में छिपने के लिए दौड़ पड़े। पेड़ों की छायाओं में सुरक्षित पहुंचने के बाद हैरी घूमा। कुछ सेकंड बाद हरमाइनी भी हांफते हुए उसके पास आ गई। ठीक है, हरमाइनी बोली, हमें चोरी से हैग्रिड के घर के पास पहुंचना है। दिखाई मत देना, हैरी। वे लोग खामोशी से जंगल के किनारे पर पेड़ों के बीच से चलते रहे। फिर जब उन्हें हैग्रिड के घर का अगला हिस्सा दिखाई दिया तो उन्होंने उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वे तत्काल बलूत के एक चौड़े तने वाले पेड़ के पीछे छिप गए और उसके पीछे से झांकने लगे। हैग्रिड दरवाजे पर नजर आ रहा था। वह कांप रहा था और उसका चेहरा सफ़ेद था। वह चारों तरफ देख रहा था कि दरवाज़ा किसने खटखटाया था। और फिर हैरी ने अपनी आवाज़ सुनी। हम हैं, हैरी ने धीमे से कहा। हम अदृश्य चोगा पहने हुए हैं। हमें अंदर आने दो ताकि हम उसे उतार सकें। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हैग्रिड फुसफुसाया, लेकिन वह एक तरफ हट गया। उसने तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया। हमने आज तक इतना अजीब काम नहीं किया, हैरी ने उत्साह से कहा। हम थोड़ा खिसकते हैं, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। हमें बग्बी के पास पहुंचना चाहिए। वे लोग पेड़ों के पास से रेंगते रहे जब तक कि उन्हें घबराया हुआ गरुड़ अश्व नहीं दिख गया जो हैग्रिड की कद्दू वाली क्यारी के पास की फेंस से बंधा था। हैरी ने हरमाइनी से पूछा, अभी छुड़ा लें? नहीं, हरमाइनी ने कहा। अगर हम उसे इस समय चुरा लेंगे तो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के लोग यह सोचेंगे कि हैग्रिड ने उसे आजाद कर दिया है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वे उसे बाहर बंधा न देख लें। तब तो हमें इस काम के लिए सिर्फ कुछ सेकंड मिलेंगे, हैरी ने कहा। यह काम लगभग असंभव लग रहा है। उसी समय हैग्रिड के घर में से चीनी मिट्टी के किसी चीज के टूटने की आवाज आई। हैग्रिड ने दूध का जग तोड़ दिया है, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। कुछ ही समय में स्कैबस मुझे मिलने वाला है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद उन्हें हरमाइनी की चीख भी सुनाई दी। हरमाइनी, हैरी ने अचानक कहा, क्यों ना हम दौड़कर अंदर जाएं और पेटिग्रू को पकड़ लें? नहीं, हरमाइनी ने दहशत भरी फुसफुसाहट में कहा। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? हम जादूगरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को तोड़ रहे हैं। समय में किसी को भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। तुमने डंबलडोर की बात सुनी थी। अगर किसी ने हमें देख लिया, सिर्फ हम ही तो देखेंगे और हैग्रिड भी, हरमाइनी ने पूछा। हैरी, अगर तुम हैग्रिड के घर में खुद को भाग कर घुसते देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, हैरी ने कहा, या फिर मैं सोचूंगा कि काला जादू है।
बिल्कुल सही, तुम सही स्थिति को नहीं समझ पाओगे। हो सकता है तुम खुद पर ही हमला कर दो। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे बताया था कि जब जादूगरों ने समय के साथ खिलवाड़ किया है तो कितनी भयंकर घटनाएं हुई हैं। बहुत से जादूगरों ने गलती से अपने अतीत या भावी स्वरूपों को मार डाला है। ठीक है, हैरी बोला, मैं तो बस सोच रहा था। लेकिन हर्माइनी ने उसे छू कर महल की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपना सिर कुछ इंच हिलाया ताकि दूर दिख रहे महल के सामने वाले दरवाजे को साफ देख सके। डंबलडोर, फज और कमेटी का बूढ़ा सदस्य और जल्लाद मैकनेयर सीढ़ियां उतर कर आ रहे थे। हम अब बाहर आने वाले हैं, हरमाइनी ने सांस अंदर खींचते हुए कहा, और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हैग्रिड का पिछला दरवाजा खुला। हैरी ने देखा कि वह, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ बाहर आ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था कि वह पेड़ के पीछे खड़े होकर कद्दू की क्यारी में खुद को देख रहा था। सब ठीक है बिकी, सब ठीक है, हैग्रिड ने बकबीक से कहा। फिर वह हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। अब जाओ, चल दो, हम उन्हें बता देंगे कि दरअसल क्या हुआ था। वे उसे नहीं मार सकते। जाओ, पहले ही इतना झमेला है कि तुम्हें इस मुश्किल में नहीं फंसना चाहिए। हैरी ने देखा कि हरमाइनी कद्दू की क्यारी में उसके और रॉन के ऊपर अदृश्य चोगा डाल रही थी। जल्दी जाओ, सुनना मत। किसी ने हैग्रिड की झोपड़ी का सामने वाला दरवाजा खटखटाया। सजा देने वाला दल आ गया था। हैग्रिड पलटकर अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने अपना पिछला दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। हैरी ने देखा कि घर के आसपास की घास चारों तरफ समतल है। फिर उसे 3 कदमों की आहट सुनाई दी। वह, रॉन और हरमाइनी चले गए थे, लेकिन पेड़ों के पीछे छिपे हैरी और हरमाइनी अब भी पिछले दरवाजे से आने वाली आवाजों को सुनकर यह जान सकते थे कि झोपड़ी में क्या हो रहा था। मैकनेयर की ठंडी आवाज आई, जानवर कहाँ है? बाहर, बाहर है, हैग्रिड ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब मैकनेयर का चेहरा हैग्रिड की खिड़की में बकबीक को देखने के लिए नजर आया तो हैरी ने अपना सिर छिपा लिया। फिर उन्हें फज की आवाज आई, हमें तुम्हें सजा का आधिकारिक आदेश पढ़कर सुनाना होगा हैग्रिड। मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूँ और फिर तुम्हें और मैकनेयर को इस पर साइन करने होंगे। मैकनेयर, तुम्हें भी ये सुनना होगा, यह नियम है। मैकनेयर का चेहरा खिड़की से गायब हो गया। अब वह काम करने का समय आ गया था। यही इंतजार करो, हैरी ने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा, यह काम मैं करता हूँ। जब फज की आवाज दोबारा आने लगी तो हैरी पेड़ के पीछे से भागता हुआ निकला और फेंस लांघकर कद्दू के क्यारी में बकबीक के पास पहुंच गया। खतरनाक प्राणी खात्मा विभाग की समिति का यह फैसला है कि बकबीक नामक गरुड़ अश्व को, जिसे इसके बाद अपराधी नाम से संबोधित किया जाएगा, 6 जून को सूर्यास्त के समय मौत के घाट उतारा जाए। पलके न झपकाने की कोशिश करते हुए हैरी ने खूंखार नारंगी आंखों वाले बकबीक से एक बार फिर नजरें मिलाई और सिर झुकाया। बकबीक अपने पपड़ीदार घुटनों पर बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। हैरी बकबीक की फेंस से बंधी रस्सी खोलने लगा। सिर काटकर मौत की सजा सुनाई गई है, जिसे समिति द्वारा नियुक्त जल्लाद वाल्डन मैकनेयर देंगे। जल्दी चलो बकबीक, हैरी बुदबुदाया, जल्दी चलो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, चुपचाप चुपचाप। नीचे गवाहों के साइन है, हैग्रिड तुम यहाँ पर साइन करो। हैरी ने रस्सी पर पूरा जोर लगाया, लेकिन बकबीक ने अपने अगले पंजे जमीन पर गड़ा रखे थे। तो अब हम इस मामले को खत्म कर देते हैं, हैग्रिड के घर के अंदर से समिति के सदस्य की भर्राई आवाज आई। हैग्रिड तुम अंदर ही रहो तो अच्छा है। नहीं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो अपने आखिरी समय में अकेला रहे। हैग्रिड की झोपड़ी के अंदर से कदमों की आवाज गूंज रही थी। बकबीक चलो, हैरी ने गुर्रा कर कहा। हैरी ने बकबीक की गर्दन में बंधी रस्सी को और जोर से खींचा। गरुड़ अश्व चलने लगा और चिढ़कर अपने पंख हिलाने लगा। वे अब भी जंगल से 10 फुट दूर थे और कोई भी उन्हें हैग्रिड के पिछले दरवाजे से देख सकता था। 1 मिनट ठहरो मैकनेयर, डंबलडोर की आवाज आई, तुम्हें भी तो साइन करना है। कदमों की आहट रुक गई। हैरी ने रस्सी खींची। बकबीक ने अपनी चोंच बंद की और थोड़ा तेज चलने लगा। हरमाइनी का सफेद चेहरा एक पेड़ के पीछे से बाहर निकल गया था। वह बोली, हैरी जल्दी करो। हैरी को अब भी केबिन के अंदर से डंबलडोर के बोलने की आवाज आ रही थी। उसने रस्सी को एक और झटका दिया। बकबीक मन मारकर भागने लगा। वे पेड़ों तक पहुंच गए थे। जल्दी जल्दी, हरमाइनी ने आ भरते हुए कहा और पेड़ के पीछे से भाग कर आ गई। उसने भी रस्सी पकड़कर ताकत लगाई ताकि बकबीक ज्यादा तेज चले। हैरी ने पीछे पलटकर देखा। अब वे पूरी तरह छिप गए थे। उन्हें हैग्रिड का बगीचा दिखाई नहीं दे रहा था। रुको, उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा, वे हमारे चलने की आवाज सुन सकते हैं। हैग्रिड का पिछला दरवाजा धड़ाक से खुला। हैरी, हरमाइनी और बकबीक बिल्कुल खामोश खड़े थे, यहाँ तक कि गरुड़ अश्व भी ध्यान से सुन रहा था। खामोशी, और फिर वो कहाँ गया? कमेटी के सदस्य की भर्राई आवाज आई, जानवर कहाँ गया? अभी तो यही बंदा था, जल्लाद ने गुस्से से कहा। मैंने उसे देखा था यहीं पर। कितनी अजीब बात है, डंबलडोर ने कहा। उनकी आवाज में दिलचस्पी का भाव था। बिकी,
हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। फरसा चलने की आवाज आई। लगता था जल्लाद ने गुस्से में फेंस पर फरसा चला दिया था। इसके बाद किसी के रोजने की आवाज आई। सुबकिया लेते हुए हैग्रिड बोल रहा था, चला गया, चला गया, वह भाग गया, उसने खुद को खींच कर आजाद कर लिया होगा। बिकी, शाबाश बिकी। बकबीक ने रस्सी खींचने के लिए जोर लगाया क्योंकि वह हैग्रिड के पास जाना चाहता था। हैरी और हरमाइनी ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसे रोकने के लिए जमीन पर अपने पैर गड़ा दिए। किसी ने उसे खोल दिया होगा, जल्लाद गुस्से से कह रहा था। हमें मैदान और जंगल की तलाशी करनी चाहिए, डंबलडोर ने दिलचस्पी से कहा। मैकनेयर, अगर बकबीक को सचमुच चुराया गया है तो क्या तुम्हें लगता है कि चोर उसे उड़ाकर ले जाने के बजाय पैदल ले जाएगा? इससे बेहतर तो यह होगा कि तुम आसमान की तलाशी लो। हैग्रिड, मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा या ब्रांडी का एक पैग। आइए आइए प्रोफेसर, हैग्रिड ने कहा, जिसकी आवाज खुशी के मारे संभल नहीं रही थी। अंदर आइए, अंदर आइए। हैरी और हरमाइनी ने ध्यान से सुना। उन्हें कदमों की आहट आई। जल्लाद गालियां दे रहा था। फिर दरवाजा धड़ाक से बंद हुआ और एक बार फिर खामोशी छा गई। हैरी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या करें? हमें यहीं पर छिपना होगा, हरमाइनी ने कहा, जो बहुत विचलित दिख रही थी। जब तक वे महल नहीं लौट जाते तब तक हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। फिर हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक बकबीक को सीरियस की खिड़की तक ले जाने का वक्त नहीं हो जाता। वह वहां 2 घंटे बाद पहुंचेगा। ओह, यह काम बहुत मुश्किल होगा। उसने घबराकर जंगल को देखा। सूरज अब ढल रहा था। हमें यहाँ से हिलना होगा, हैरी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। हमें लड़ाकू पेड़ पर नजर रखनी चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, हरमाइनी बकबीक की रस्सी को और कसकर पकड़ते हुए बोली, लेकिन याद रखना हैरी, हमें किसी को दिखाई नहीं देना है। वे जंगल के किनारे पर चलते रहे। अंधेरा उनके चारों तरफ फैल रहा था। फिर वे पेड़ों के एक झुंड के पीछे छिप गए, जिनके पीछे से उन्हें लड़ाकू पेड़ दिख रहा था। हैरी ने अचानक कहा, रॉन, वह रहा। एक आकृति घास पर दौड़ती हुई आई। उसकी आवाज रात की खामोश हवा में गूंज रही थी। उससे दूर हटो, दूर हटो, इसका है बस, यहाँ आओ। फिर उन्हें 2 और आकृतियां नजर आई। हैरी ने देखा कि वह और हरमाइनी रॉन के पीछे भाग रहे थे। फिर उसने रॉन को छलांग लगाते देखा। पकड़ लिया, दूर हटो गंदी बिल्ली। वह रहा सीरियस, हैरी ने कहा। कुत्ते की विशाल आकृति लड़ाकू पेड़ की जड़ों के बीच से निकल कर आ रही थी। उन्होंने देखा कि उसने हैरी को गिरा दिया था और रॉन को पकड़ लिया था। यहाँ से तो यह और भी बुरा लगता है ना, हैरी ने कहा, जब कुत्ता रॉन को जड़ों के बीच से घसीटकर अंदर ले जा रहा था। आउच, देखो, पेड़ ने मुझ पर हमला कर दिया और तुम पर भी। यह तो अजीब है। लड़ाकू पेड़ चड़मड़ा रहा था और अपनी नीचे की शाखाओं को कोड़ों की तरह लहरा रहा था। उन्होंने देखा कि वे इधर उधर भाग रहे थे और तने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और फिर पेड़ शांत हो गया। क्रुक्शंस तने की गांठ को दबा रही है, हरमाइनी बोली, और अब हम अंदर जा रहे हैं। हैरी बुदबुदाया, हम अंदर जा चुके हैं। जिस पल वे गायब हुए, पेड़ एक बार फिर हिलने लगा। कुछ पल बाद उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। डंबलडोर, मैकनेयर, फज और समिति का बूढ़ा सदस्य महल की तरफ जा रहे थे। हमारे अंदर जाने के ठीक बाद ही वे आए थे, हरमाइनी बोली। काश डंबलडोर हमारे साथ अंदर गए होते। तब तो मैकनेयर और फज भी अंदर गए होते, हैरी ने कटुता से कहा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि फज ने मैकनेयर को वहीं पर सीरियस को मारने को कह दिया होता। उन्होंने चारों लोगों को महल की सीढ़ियां चढ़कर ओझल होते देखा। कुछ मिनट तक आसपास कोई नहीं था और फिर, देखो, ल्यूपिन आ रहे हैं। जब उसने देखा कि पत्थर की सीढ़ियों से एक आकृति लड़ाकू पेड़ की तरफ भाग कर आ रही है, हैरी ने आसमान में देखा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। उन्होंने देखा कि ल्यूपिन ने जमीन से एक टूटी टहनी उठाकर तने की गांठ को दबाया। लड़ाकू पेड़ ने लहराना बंद कर दिया और ल्यूपिन भी इसकी जड़ों के छेद में गायब हो गए। काश वे चोगा उठा लेते, हैरी बोला, वो वहीं पर पड़ा हुआ है। वो हरमाइनी की तरफ पलटा। अगर मैं अभी भागकर जाऊं और चोगा उठा लूं तो स्नेप इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और हैरी, हमें किसी को भी नहीं दिखना है। तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? उसने तैश में आकर हरमाइनी से कहा। यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ होते देख रही हो। वह झिझका। मैं चोगा उठाने जा रहा हूँ। हैरी, नहीं। हरमाइनी ने हैरी के दुशाले को पीछे से पकड़ लिया और यह अच्छा ही रहा। ठीक उसी समय उन्हें किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह हैग्रिड था जो महल की तरफ जा रहा था। वह जोर जोर से गाना गा रहा था और चलते समय थोड़ा झूम रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी बोतल लहरा रही थी। देखा, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। देखा, क्या हो सकता था? हमें किसी को भी नहीं दिखाई देना है। नहीं बकबीक। गरुड़ अश्व हैग्रिड तक पहुंचने की जोरदार कोशिश कर रहा था। हैरी ने भी बकबीक को रोकने के लिए उसकी रस्सी पकड़ ली। उन्होंने देखा कि हैग्रिड महल तक झूमता हुआ गया, फिर वह चला गया। अब बकबीक ने भी रस्सी छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी और उसका सिर दुख से लटक गया। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही महल का दरवाजा एक बार फिर खुला। स्नेप उसमें से धड़धड़ाते हुए बाहर निकले और लड़ाकू पेड़ की तरफ भागने लगे। हैरी ने अपने हाथ भींच लिए जब उसने देखा कि स्नेप पेड़ के पास रुककर चारों तरफ देख रहे थे। उन्हें चोगा दिख गया जिसे उन्होंने उठा लिया। हैरी धीरे से गुर्राया, इस पर से अपने गंदे हाथ हटाओ। श्श। स्नेप ने वही टहनी उठा ली जिससे ल्यूपिन ने पेड़ की गांठ को दबाया था।
उसी टहनी से स्नेप ने भी गांठ दबाई और चोगा पहनकर अदृश्य हो गए। तो यह मामला है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। हम सब वहां पर नीचे हैं और अब हमें अपने लौटने का इंतजार करना होगा। उसने बकबीक की रस्सी सबसे पास वाली पेड़ से बांध दी। फिर वह सूखी जमीन पर बैठ गई और उसने अपने हाथ घुटने पर रख लिए। हैरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दम पिशाच सीरियस को क्यों नहीं पकड़ पाए? मुझे याद है दम पिशाच पास आ रहे थे, फिर मुझे लगता है मैं बेहोश हो गई थी। वहां पर इतने सारे दम पिशाच थे। हैरी भी बैठ गया। उसने हरमाइनी को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि सबसे पास खड़े दम पिशाच ने किस तरह उसके मुंह की तरफ अपना मुंह झुका लिया था, लेकिन तभी झील के पार से किसी बड़ी सी सफेद चीज आई और उसने दम पिशाचों को भगा दिया। हैरी की बात सुनकर हरमाइनी का मुंह थोड़ा खुला रह गया। लेकिन वो कौन सी चीज थी? हैरी ने कहा। दम पिशाचों को सिर्फ एक ही चीज भगा सकती है, असली पितृदेव, शक्तिशाली पितृदेव। लेकिन उसे उत्पन्न किसने किया? हैरी कुछ नहीं बोला। वो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसे उसने झील के दूसरे किनारे देखा था। वो अंदाजा लगा रहा था कि वो कौन था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? तुमने यह नहीं देखा कि वो कैसा दिखता है? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। क्या हमारा कोई टीचर था? नहीं, हैरी बोला, वे टीचर नहीं थे। लेकिन इतने सारे दम पिशाच को तो कोई शक्तिशाली जादूगर ही भगा सकता है। अगर पितृदेव इतनी तेजी से चमक रहा था तो क्या उसकी रोशनी में तुम्हें वो जादूगर नहीं दिखा? क्या तुम उसे नहीं देख पाए? हाँ, मैंने उसे देखा था, हैरी ने धीमे से कहा। लेकिन शायद ये मेरी कल्पना हो, मैं उस समय ठीक से सोच विचार करने की हालत में नहीं था। उसके तत्काल बाद मैं बेहोश हो गया था। तुम्हारे हिसाब से वो कौन थे? मुझे लगता है, हैरी ने थूक गटका। वो जानता था कि यह बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी। मुझे लगता है कि वे मेरे डैडी थे। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा, जिसका मुंह अब पूरी तरह से खुल गया था। वह उसकी तरफ दहशत और दया के मिले जुले भाव से देख रही थी। हैरी, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं, उसने धीरे से कहा। हैरी तत्काल बोल उठा। मैं ये बात जानता हूँ। तुम्हें लगता है तुमने उनका भूत देखा था? क्या पता, नहीं, वे ठोस दिख रहे थे। लेकिन फिर शायद मैं ठीक से देख नहीं पाया, हैरी बोला। लेकिन जितना मैं देख पाया वे उन्हीं की तरह दिख रहे थे। मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं। हरमाइनी अब हैरी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसकी दिमागी हालत के बारे में चिंतित हो। मैं जानता हूँ कि यह पागलपन भरा लगता है, हैरी ने सपाट अंदाज में कह दिया। उसने पलटकर बकबीक को देखा, जो अपनी चोंच से जमीन खोद रहा था, शायद कीड़े ढूंढ रहा था। लेकिन वह दरअसल बकबीक को नहीं देख रहा था। वह तो अपने पिता और उनके 3 सबसे पुराने मित्रों के बारे में सोच रहा था, मूनी, वर्मटेल, पेटफुट और प्रॉन्ग्स। क्या आज रात को चारों दोस्त मैदान में एक बार फिर इकट्ठे हुए थे? वर्मटेल उस रात को दोबारा नजर आया था, जबकि सब यही सोच रहे थे कि वह मर चुका है। क्या यह संभव नहीं था कि उसके पिता भी नजर आए हों? क्या झील के उस पार कोई काल्पनिक चीज दिखी थी? वह आकृति इतनी दूर थी कि साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन बेहोश होने से पहले एक पल के लिए तो उसे यही लगा था। हवा में पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं। तैरते बादलों के बीच चांद कभी छिप जाता था तो कभी दिखने लगता था। हरमाइनी अपना चेहरा लड़ाकू पेड़ की तरफ घुमाकर इंतजार कर रही थी। और फिर आखिरकार 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद, हम वापस आ गए हैं, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। वह और हैरी खड़े हो गए। बकबीक ने अपना सिर उठा लिया। उन्होंने देखा कि ल्यूपिन, रॉन और पेटिग्रू जड़ों के बीच वाले छेद से अजीब तरीके से बाहर निकल रहे हैं। फिर हरमाइनी आई। फिर बेहोश स्नेप अजीब ढंग से हवा में तैरते हुए आए। इसके बाद हैरी और ब्लैक बाहर निकले। वे सब महल की तरफ चलने लगे। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। अब किसी भी समय बादल हटने वाला था और चांद दिखने वाला था। हैरी, हरमाइनी बुदबुदाई, जैसे वो जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। हमें दूर ही रहना चाहिए, कोई हमें देख ना पाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम पेटिग्रू को एक बार फिर बचकर भाग जाने देंगे? हैरी ने धीरे से पूछा। अंधेरे में तुम चूहे को पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हरमाइनी ने पलट कर कहा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सीरियस की मदद करने आए हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। चांद बादलों के पीछे से बाहर निकल आया। उन्होंने मैदान में जाती आकृतियों को रुकते देखा। फिर उन्होंने गतिविधि देखी। ल्यूपिन वे रहे, हरमाइनी फुसफुसाई, उनका रूप बदल रहा है। हरमाइनी, हैरी ने अचानक कहा, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। हम बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ल्यूपिन जंगल की तरफ भागेंगे, ठीक हमारी तरफ। हरमाइनी ने आ भरी। जल्दी, वह बकबीक को खोलने के लिए भागी। जल्दी, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ छिपे? दम पिशाच किसी भी समय आ सकते हैं, हैरी बोला। फिर से हैग्रिड के घर में चलते हैं, वह अब खाली है, चलो। वे सरपट भागे। बकबीक भी उनके पीछे पीछे भागा। उन्हें पीछे से नरभेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। हैग्रिड का घर दिखने लगा था। हैरी ने भागकर दरवाजा खोला। हरमाइनी और बकबीक उसके पास से निकलकर अंदर गए। उनके जाने के बाद हैरी भी अंदर गया और उसने दरवाजे की सांकल लगा दी। फैंग जोर से भौंका। श्श, फैंग, हम हैं, हरमाइनी बोली। उसे चुप कराने के लिए जल्दी से उसके कान खुजाने लगी। यह बहुत करीबी मामला था, उसने हैरी से कहा।
हाँ, हैरी खिड़की से बाहर देख रहा था। यहाँ से बाहर की घटनाओं को देखना मुश्किल था। बगबीक बहुत खुश दिख रहा था कि वह फिर से हैग्रिड के घर लौट आया है। वह आग के सामने पसर गया। उसने अपने पंख संतुष्टि के साथ बंद कर लिए और अच्छी सी झपकी लेने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर बाहर जाना चाहिए, हैरी ने धीरे से कहा। हमें यहाँ से बाहर की घटनाएं नहीं दिख सकती। हमें यह कैसे पता चलेगा कि जाने का सही समय हो गया है? हरमाइनी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, हैरी ने जल्दी से कहा। लेकिन अगर हम यह नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीरियस को बचाने का समय हो गया है? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर बग्बी के साथ इंतजार करती हूँ। लेकिन हैरी सावधान रहना, वहाँ एक नर भेड़िया है और दम पिशाच भी। हैरी एक बार फिर बाहर आ गया और हैग्रिड के घर के चारों तरफ घूमकर निकला। उसे दूर से सीरियस की चीख सुनाई दी। इसका मतलब था कि दम पिशाच सीरियस को घेर रहे थे। वह हरमाइनी भी अब किसी भी पल उसके पास पहुंचने वाले होंगे। हैरी झील की तरफ घूरने लगा। उसका दिल उसके सीने में नाच रहा था। जिसने भी उस पितृदेव को उत्पन्न किया था वो किसी भी पल नजर आ जाएगा। एक पल के लिए वह हैग्रिड के घर के दरवाजे के सामने डांवाडोल हालत में खड़ा रहा। कोई तुम्हें देख ना ले। लेकिन वह दिखना नहीं चाहता था, वह तो देखना चाहता था, वह तो जानना चाहता था। और फिर दम पिशाच आ गए। वे अंधेरे में हर दिशा में आ रहे थे और झील के किनारों से मंडरा रहे थे। हैरी जहां खड़ा था वहां से वे दूसरे कोने की तरफ जा रहे थे। वह दम पिशाचों से दूर रहेगा। हैरी भागने लगा। उसके मन में अपने पिता के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं था। क्या वे वहीं थे? क्या वे सचमुच वहीं थे? उसे यह जानना ही था, उसे पता लगाना ही था। झील अब और पास आती जा रही थी लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। दूसरे किनारे उसे छुटपुट सफेद चमक दिख रही थी। वह पितृदेव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था। पानी के बिल्कुल पास एक झाड़ी थी। हैरी उसके पीछे छिपकर पत्तियों के बीच से देखने लगा। दूसरे किनारे पर सफेद चमक अचानक गायब हो गई। उसके भीतर दहशत भरा रोमांच हिलोरे मारने लगा। अब किसी भी पल आ जाओ, वह बुदबुदाने और घूरने लगा। डैडी आप कहाँ हो? आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आया। हैरी ने अपना सिर उठाकर झील के उस पार दम पिशाचों के समूह को देखा। उसमें से एक अपने नकाब को नीचे कर रहा था। अब बचाने वाले को सामने आना था लेकिन इस बार कोई भी मदद करने नहीं आ रहा था। और तभी उसके मन में एक विचार आया। वह समझ गया। उसने अपने पिता को नहीं बल्कि खुद को देखा था। हैरी झाड़ी के पीछे से कूद कर बाहर आया और उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली। वह चीखा, पितृदेव संरक्षणम। इस बार उसकी छड़ी के सिरे से धुएं और धुंधला बादल नहीं निकला बल्कि एक आंखें चौंधिया देने वाला चमकदार चांदी सा सफेद जानवर बाहर निकला। हैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और यह देखने की कोशिश करने लगा कि वह कौन सा जानवर था। वह घोड़े की तरह दिख रहा था। यह जानवर चुपचाप झील की काली सतह पर दौड़ता हुआ उस पार जा रहा था। फिर उस जानवर ने अपना सिर नीचे किया और दम पिशाचों पर हमला करने लगा। अब वह जानवर इधर उधर दौड़कर दम पिशाचों को भगा रहा था। अंधेरे में दम पिशाच पीछे हटते हुए फिर से अपनी जगह पर लौट रहे थे। वे चले गए थे। पितृदेव मुड़ा। वह पानी की खामोश सतह पर वापस हैरी की तरफ लौटने लगा। वह घोड़ा नहीं था, वह यूनिकॉर्न भी नहीं था, वह तो हिरण था। वह ऊपर चमकने वाले चांद जितना चमक रहा था। वह उसकी तरफ लौट रहा था। वह किनारे पर रुक गया। नर्म जमीन पर उसके पंजों के निशान नहीं पड़ रहे थे। उसने अपनी बड़ी सफेद आंखों से हैरी को देखा और धीरे धीरे अपना सींगदार सिर झुकाया। और हैरी समझ गया कि वो कौन हो सकता है। उसने फुसफुसाकर कहा, प्रॉन्ग्स। लेकिन जब हैरी की कांपती उंगलियां हिरन की तरफ बढ़ी तो वो गायब हो गया। हैरी अपना हाथ खोले खड़ा था। फिर उसे पीछे से खुरों की आवाजें सुनाई दी जिससे वह पीछे उछल पड़ा। उसने पलटकर देखा कि हरमाइनी उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी और बगबीक को पीछे खींच कर ला रही थी। तुमने क्या किया? उसने गुस्से से पूछा। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ देखोगे। हैरी ने कहा, मैं हम सबकी जान बचा रहा था। इस झाड़ी के पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हरमाइनी ने फिर एक बार मुंह खोलकर पूरी बात सुनी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। तुमने नहीं सुना? मैंने खुद को देखा था लेकिन मुझे लगा था कि मैं अपने पिता को देख रहा हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हैरी मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने एक ऐसा पितृदेव उत्पन्न कर दिया जिससे इतने सारे दंपिशाच को भगा दिया। यह बहुत बहुत ऊंचे स्तर का जादू है। हैरी ने कहा, इस बार मैं जानता था कि मैं पितृदेव उत्पन्न कर सकता हूँ क्योंकि मैं यह काम पहले भी कर चुका था। क्या इससे कुछ बात समझ में आती है? क्या पता। हैरी, स्नेप की तरफ देखो। एक साथ उन्होंने झाड़ी के पीछे से झांक कर झील के दूसरे किनारे की तरफ देखा। स्नेप होश में आ गए थे। वे हवा में से स्ट्रेचर उत्पन्न करके उस पर हरमाइनी, हैरी और ब्लैक के बेजान शरीर को लिटा रहे थे और चौथा स्ट्रेचर जिस पर रॉन लेटा था पहले से ही उनके पास तैर रहा था। फिर छड़ी तान कर वे उन सबको महल की तरफ ले गए।
ठीक है, अब समय होने वाला है, हरमाइनी ने तनाव से अपनी घड़ी देखते हुए कहा। डंबलडोर अस्पताल के दरवाजे पर 45 मिनट बाद ताला लगाएंगे। हमारे पास इतना ही समय है। इतने समय में ही हमें सीरियस को बचाना है, अस्पताल में वापस पहुंचना है और इस दौरान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहां नहीं हैं। वे इंतजार करते रहे और झील के बादलों का प्रतिबिंब देखते रहे। उनके पास वाली झाड़ी हवा से सरसराती रही। बकबीक अब बोर हो गया था और एक बार फिर कीड़ों की खुदाई करने लगा था। क्या तुम्हें लगता है सीरियस अब तक वहां पहुंच गया होगा? हैरी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। महल की तरफ देखते हुए वो पश्चिमी मीनार की दाईं तरफ की खिड़कियां गिनने लगा। देखो, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। वह कौन है? कोई महल से बाहर आ रहा है। हैरी ने अंधेरे में घूरा। एक आदमी तेजी से मैदान से होता हुआ हॉगवर्ट्स के बाहरी द्वार की तरफ जा रहा था। उसकी बेल्ट में कोई चीज चमक रही थी। हैरी ने कहा, वह तो मैकनेर जल्लाद है। वह दंपिशाचों को बुलाने जा रहा है। चलो हरमाइनी, समय हो गया है। हरमाइनी ने बकबीक की पीठ पर हाथ रखे और हैरी ने उसे सहारा देकर चढ़ाया। फिर हैरी ने अपना पैर झाड़ी की डाल पर रखा और बकबीक पर चढ़कर हरमाइनी के आगे बैठ गया। उसने बकबीक की रस्सी उसके गर्दन पर पीछे की ओर खींच ली और लगाम की तरह बांध दी। तैयार? उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। मुझे पकड़ लो। उसने बकबीक को दोनों तरफ से अपने पैरों से दबाया। बकबीक अंधेरे में उड़ने लगा। हैरी अपने घुटनों से बकबीक को दबा रहा था। उसे घुटनों के नीचे बकबीक के बड़े पंखों का एहसास हो रहा था। हरमाइनी ने हैरी की कमर को पकड़ रखा था। वो बुदबुदाती जा रही थी। ओह नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह, मुझे सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। हैरी ने बकबीक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अब महल की ऊपरी मंजिल की तरफ उड़ रहे थे। हैरी ने बाई तरफ की रस्सी को जोर से खींचा, जिससे बकबीक मुड़ गया। हैरी तेजी से निकलती खिड़कियों को गिनने की कोशिश कर रहा था। रुको, उसने रस्सी को तेजी से पीछे खींचते हुए कहा। बकबीक धीमा हो गया और वे लगभग रुक गए। यह दूसरी बात है कि बकबीक हवा में बने रहने के लिए पंख फड़फड़ाता रहा और इस वजह से कई फुट ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर उठते समय हैरी ने खिड़की से सीरियस को देख लिया। वो वहां है। जब बकबीक के पंख नीचे आए तो हैरी ने जोर से खिड़की के कांच पर हाथ मारा। ब्लैक ने ऊपर देखा। हैरी ने देखा कि उसका जबड़ा लटक गया था। वह अपनी कुर्सी से उछला, तेजी से खिड़की तक आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की पर ताला लगा था। हरमाइनी ने अपनी छड़ी निकाली और ब्लैक से चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। वह अब भी अपने बाएं हाथ से हैरी की कमर पकड़ी थी। एलो मोरा। खिड़की खुल गई। ब्लैक ने गरुड़ अश्व की तरफ घूरते हुए धीमे से कहा, कैसे कैसे? बैठ जाओ, समय नहीं है। हैरी ने बकबीक को स्थिर रखने के लिए उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। दम पिशाच आ रहे हैं। मैकनेर उन्हें बुलाने गया है। ब्लैक ने खिड़की की चौखट पर अपना हाथ रखकर खिड़की में से अपना सिर और कंधे निकाले। यह बहुत अच्छी बात थी कि वो काफी दुबला था। जल्दी वो बकबीक की पीठ पर अपना एक पैर डालने में सफल हो गया और उस पर हरमाइनी के पीछे बैठ गया। ठीक है बकबीक, ऊपर उड़ो। हैरी रस्सी हिलाते हुए बोला, मीनार के ऊपर चलो जल्दी। गरुड़ अश्व ने अपने शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए और वे एक बार फिर ऊपर उड़ने लगे। वे पश्चिमी मीनार के ऊपर पहुंच गए। बकबीक खड़ाक की आवाज के साथ छत पर उतर गया। हैरी और हरमाइनी तत्काल उसकी पीठ से नीचे उतर गए। हैरी ने हाँफते हुए कहा, सीरियस जल्दी जाओ जल्दी। वे लोग किसी भी समय फ्लिटविक के ऑफिस में पहुंच सकते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम भाग गए हो। बकबीक ने छत पर पंजे मारे और अपना नुकीला सिर हिलाया। सीरियस ने हड़बड़ाकर पूछा, दूसरे लड़के का क्या हाल है? रॉन का? वह ठीक हो जाएगा। उसे अब तक होश नहीं आया, लेकिन मैडम पॉफरी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से जाओ। लेकिन ब्लैक अब भी हैरी को घूर रहा था। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा? हैरी और हरमाइनी एक साथ चिल्लाए। जाओ। ब्लैक ने बकबीक को घुमाया और खुले आसमान को देखा। हम फिर मिलेंगे, उसने कहा। हैरी, तुम सचमुच अपने पिता के बेटे हो। सीरियस ने बकबीक पर दोनों तरफ से अपने पैरों पर दबाव डाला। जब विशाल पंख एक बार फिर उठे तो हैरी और हरमाइनी उछलकर पीछे हट गए। गरुड़ अश्व हवा में उड़ रहा था। हैरी के देखते ही देखते गरुड़ अश्व और उस पर सवार सीरियस दोनों ही छोटे और छोटे होते जा रहे थे। फिर चांद पर एक बादल आ गया। वे जा चुके थे।